Hello dear students, today we are going to discuss Ampere's law. आप लोगों को याद होगा that इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में कूलम्स लॉ यूज़ करते थे, लेकिन सर्टेन केसेस ऑफ सिमेट्री में जहाँ कैलकुलेशन कूलम्स लॉ से बहुत डिफ़िकल्ट होता था, गॉस लॉ से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता था। तो यहीं से हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो that in electrostatics electric field can be calculated by Coulomb's law, but in certain class of problems, those containing a high degree of symmetry, Gauss law can be used. We consider Gauss law to be more basic than Coulomb's law, and Gauss law is one of the four fundamental equations of electromagnetism. Electromagnetism में there are four equations. जिस तरीके से मैकेनिक्स में न्यूटन की 3 इक्वेशंस हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देर आर 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि सारे के सारे फिनोमिना को गवर्न करती हैं। गॉस लॉ उन चारों इक्वेशंस में से एक फंडामेंटल लॉ रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई गॉस लॉ इज सपोज टू बी मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म में। हमें पता है कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों बायो-सेवर्ट लॉ से इंटीग्रेशन करके हर केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बाहर निकालना तो ईजी है, बट अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन करने से इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसी तरीके से अगर एक लार्ज शीट है तो लार्ज शीट की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है, लॉन्ग वायर्स लेके और वायर्स का सम करके। लेकिन अगर आपको थिकनेस के अंदर, शीट के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वैसे केसेस में मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ ना करके बल्कि एक लॉ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। और वो एम्पियर्स लॉ क्या है, वही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो यही मैं बात कर रहा था अभी कि इन मैग्नेटिज्म वी कैलकुलेट बी बाय बायो-सेवर्ट लॉ, बट इन सर्टेन केसेस ऑफ सिमेट्री एम्पियर्स लॉ मेक्स दिस कैलकुलेशन वेरी सिंपल। ये हम देखेंगे कैसे सिंपल बनाता है, उससे पहले हम लोग एम्पियर्स लॉ देखेंगे। एंड अगेन दिस लॉ इज कंसिडर्ड टू बी मोर फंडामेंटल देन बायो-सेवर्ट लॉ, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 4 बेसिक मैक्सवेल इक्वेशंस। तो 4 बेसिक मैक्सवेल इक्वेशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हर फिनोमिना को एक्सप्लेन करती हैं, उसमें एक गॉस लॉ भी आता है, एक एम्पियर्स लॉ भी आता है। हाँ, ये बात है कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एम्पियर्स लॉ विद सम करेक्शन उसमें यूज़ किया जाता है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, हम एम्पियर्स लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट B डॉट DL इंटीग्रेशन ओवर दिस लूप इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अच्छे तरीके से समझना है कि ये है क्या। ज़रा ध्यान दीजिए, B डॉट DL, आपको याद होगा गॉस लॉ में हम B डॉट DS यूज़ करते थे। S एरिया होता था, E डॉट DS सॉरी, वहाँ पर हम गॉस लॉ में E डॉट DS यूज़ करते थे। E डॉट DS फ्लक्स होता था। तो जो भी हम एरिया कंसीडर करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसका हर पॉइंट पर एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एरिया वेक्टर लिखते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लिखते थे, E इंटू DS इंटू कॉस थीटा का समेशन करते थे, तो हमें टोटल फ्लक्स आता था। यहाँ पर हमें B डॉट DL लिखा है हमने। B डॉट DL इज बेसिकली
दिस इज नॉट सरफेस इंटीग्रल, दिस इज लाइन इंटीग्रल। कैसे लाइन इंटीग्रल है जरा समझें। हियर वी कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व। यहाँ पर हम क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, क्लोज सरफेस नहीं बनाते। इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व एंड दैट कर्व इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। इसको समझने के लिए हमने जो फिगर बनाया है ये हम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि देर आर 4 वायर्स I1, I2, I3, I4। I1, I2, I3, I4 4 वायर्स हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हमने एक एम्पीरियन लूप यहाँ पर बनाया। दिस इज एम्पीरियन लूप। ये किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है, बट दिस शुड बी क्लोज्ड। इस एम्पीरियन लूप पर हमने, आप देख रहे होंगे कि किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हमने ये एरो लगा दिया है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस एम्पीरियन लूप पर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास B.dl आ रहा है, ये क्या है? हेयर लेफ्ट हैंड साइड टेल्स अस टू डिवाइड एम्पीरियन लूप। ये जो हमने एम्पीरियन लूप बनाया रेड कलर से, इस एम्पीरियन लूप को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। DL 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 इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे पूरा का पूरा लूप कवर हो जाए। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड टेल्स अस टू डिवाइड एम्पीरियन लूप into small elements of length DL। अब क्या है इसमें, ये लेंथ DL आप देख रहे होंगे कि एम्पियर्स लॉ में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। DL के ऊपर हमने वेक्टर लगाया हुआ है। तो बात ये आती है कि DL लेंथ तो ले ली, इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं वो समझें। वी पुट एन एरो on Empyrean loop। We put an arrow on Empyrean loop। अब ये किस डायरेक्शन में लगाएं? अभी मैं आपको कहता हूं किसी भी डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लगा दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वी पुट एन एरो ऑन एम्पीरियन लूप इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे कोई फर्क कैसे नहीं पड़ेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो अभी आप ये मान लें कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एरोज लगा दिए हैं, जैसे आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। दिस ग्रीन कलर टेल्स अस, ग्रीन कलर का एरो, दिस टेल्स अस अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर DL लेंथ लेंगे, टेंजेंट के अलोंग देखेंगे, और टेंजेंट 2 हो सकते हैं, उसमें हम कौन सा टेंजेंट लेंगे? वो टेंजेंट जो एरो की डायरेक्शन में आ रहा है। एरो कहाँ से आया? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आपने एरो पुट कर दिया। तो DL वेक्टर बच्चा आप लोगों को क्लियर हो गया। DL वेक्टर क्या है? आपने एम्पीरियन लूप पर जिस भी डायरेक्शन में एरो लगाया है, छोटी लेंथ लेकर टेंजेंट के अलोंग उस डायरेक्शन में आप जो वेक्टर लिखेंगे वो वेक्टर DL वेक्टर होगा। उसकी लेंथ कितने के बराबर होगी? उस स्मॉल एलिमेंट DL के बराबर होगी, उस लेंथ के बराबर होगी जो आपने कंसीडर किया है। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट 2 डायरेक्शन में बन सकते थे, कौन सी डायरेक्शन आपको कंसीडर करनी है? एरो वाली डायरेक्शन कंसीडर करनी है। और एरो कहाँ से आया? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लगा दिया है अभी तो एरो। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि DL वेक्टर क्या है। अब हम आते हैं B वेक्टर पर। लेफ्ट हैंड साइड में B वेक्टर क्या है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि B वेक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ 1। एरो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दिया। इस जगह पर DL वेक्टर, और सपोज मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड B1 और इन दोनों के बीच का एंगल θ1। तो बात ये आती है कि B1 क्या है यहाँ पर? B1 इज मैग्नेटिक फील्ड एट 1 ड्यू टू ऑल करंट्स प्रेजेंट इन स्पेस। हेयर कौन कौन से हो गए? I1, I2, I3 एंड I4। तो B1 क्या है? B1 यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट 1
ड्यू टू ऑल करंट प्रेजेंट इन स्पेस। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चारों वायर्स की वैसे अलग अलग डायरेक्शन आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच के कुछ एंगल होंगे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट मान लो आपने कैलकुलेट किया, θ1 यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। इसी तरीके से आपने कोई दूसरा पॉइंट 2 कंसीडर किया, मान लीजिए इस 2 पॉइंट पर आपने बी निकाला, तो मान लीजिए बी जो है वो इस डायरेक्शन में आया B2, और डीएल वेक्टर टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, इनके बीच का एंगल θ2 हो गया। तो 2 पर यहाँ पर B2 क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स I1, I2, I3 एंड I4। θ2 यहाँ पर हो गया एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड B2 वेक्टर। यहाँ पर ये B1 वेक्टर था, यहाँ B2 वेक्टर हो गया। थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, θ1 एक्यूट एंगल है। ये मैं आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि थीटा एक्यूट होना ज़रूरी नहीं है, ऑब्ट्यूस होना ज़रूरी नहीं है। ये थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ये थीटा ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है, वो तो कैलकुलेशन करने पर पता लगेगा। लेकिन मैं अगर इन सब का सम कर दूं, वन क्वांटिटी कौन सी हुई, B1 DL cos θ1, दूसरी क्वांटिटी कौन सी हुई, B2 DL cos θ2। इसी तरीके से मैं B3 DL cos θ3 प्लस पूरा का पूरा लूप कवर कर लूँ, कोई भी पॉइंट रह ना जाए उस लूप पर, कोई भी पॉइंट उस लूप पर रह ना जाए, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस कवर हो जाए, तो इससे आपके पास जो क्वांटिटी आएगी B इंटू DL इंटू कॉस थीटा, इन सब का सम, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। B डॉट DL जो आपने लिखा है वो ये है। आपको समझ में आया B डॉट DL क्या है? किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स प्रेजेंट इन स्पेस, DL टेंजेंट के अलॉन्ग, और एंगल θ1 उन दोनों के बीच, वेक्टर्स के बीच का एंगल। θ1 कुछ भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। ये आपने छोटी छोटी क्वांटिटीज़ B इंटू DL इंटू कॉस थीटा, B इंटू DL इंटू कॉस थीटा कैलकुलेट की, सबको ऐड किया, तब तक ऐड करते रहे जब तक कि कोई भी छोटा सा एलिमेंट भी इस एम्पीरियन लूप पर नहीं बचा, पूरा लूप कवर हो गया। तो इन सब का जो समेशन आएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है B डॉट DL। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड सब लोगों को कवर हो गई, पता लग गया कि क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है और म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड का क्या मतलब है। ध्यान दो बच्चों, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर बनाया है। करंट I इन राइट हैंड साइड इज द टोटल करंट कैरिड बाय द वायर दैट पेयर्स एनी सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। ध्यान दें, करंट I इन राइट हैंड साइड इज द टोटल करंट carries by the wires that pairs any surface bounded by the loop। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कौन से करंट्स इसको पेयर्स कर रहे हैं, I1 एंड I2। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में केवल I1 एंड I2 ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सारे वायर्स की वजह से था, बट B डॉट DL का इंटीग्रेशन जो होगा उसमें केवल उन्हीं का कंट्रीब्यूशन आ पाएगा B डॉट DL में, जो कि इस सरफेस के, आप कह सकते हैं इस लूप के अंदर हैं, आई एनक्लोज्ड, इनसे बनने वाला जो सरफेस है उसको पेयर्स कर रहे हैं। तो डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे? डायरेक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो डायरेक्शन आप, इफ राइट हैंड फिंगर्स आर कर्ल्ड, आप ध्यान दीजिए, अगर राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करते हैं एरो की डायरेक्शन में, आई की मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ कैसे देखना है। इफ राइट हैंड फिंगर्स
आर कर्ल्ड along इंटीग्रेशन, जो आपने एरो लगाया था इंटीग्रेशन, अब उसका इंपॉर्टेंस यहां पर आ रहा है। देन आउट स्ट्रेच थंब इज along पॉजिटिव करंट। इसका मतलब राइट हैंड फिंगर्स को अगर आप कर्ल करें, राइट हैंड फिंगर्स आर कर्ल्ड along इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन सा हुआ? जो आपने एरो लगाया था। देन आउट स्ट्रेच थंब इज along पॉजिटिव करंट। तो आउट स्ट्रेच थंब जो आएगा वो पॉजिटिव करंट के along आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो अगर मैं इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में लेता हूँ तो I1 और I2 अगर मैं देखता हूँ तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो I2 जो है ये पॉजिटिव होगा और I1 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर पता लगता है कि आपने जो एरो लगाया था वो बेसिकली किस चीज़ में रिजल्ट कर रहा है, कि कौन से करंट को आप पॉजिटिव लेने वाले हैं और कौन से करंट को नेगेटिव लेने वाले हैं, वो ये एरो डिसाइड करेगा। तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज आपको समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखें। चेंजिंग द शेप ऑफ सरफेस, changing the shape of surface without changing the loop does not change these conclusions। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस फिगर में इसको स्ट्रेच कर दिया सरफेस को नीचे की तरफ। In figure you can see that surface has been stretched downwards so that now wires carrying current I4 penetrates the surface। अब ये नीचे मैंने इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया कि I4 भी सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि I4 करंट बाहर भी जा रहा है और I4 अंदर भी जा रहा है। तो जितना पोर्शन आप पॉजिटिव लेते, एक बार I4 को पॉजिटिव लिखते, एक बार I4 को नेगेटिव लिखते, तो इट डज सो ट्वाइस एंड नेट इज 0। तो बच्चों इससे हमने क्या समझा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, और ये होना भी चाहिए, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज वो जो आपका ओरिजिनल लूप था, एम्पीरियन लूप, उस पर तो कहीं पर बी डॉट डी एल में कोई चेंज नहीं आया ना। अगर उस पर बी डॉट डी एल में कोई चेंज नहीं आया तो इस सरफेस को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो सरफेस को पियर्स करने वाला करंट लेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सो द टोटल करंट थ्रू द सरफेस डज नॉट चेंज एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू, बिकॉज स्ट्रेचिंग द सरफेस डज नॉट चेंज बी एट एनी पॉइंट ऑन द फिक्स्ड लूप, सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल शुड रिमेन सेम। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल शुड रिमेन सेम, क्योंकि वो जो लूप आपने ऑलरेडी कंसीडर किया था उस पर तो बी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम एक्सटेंड भी कर दें बाउंड्रीज को तो भी जो करंट उन बाउंड्रीज को पियर्स कर रहा होगा सॉरी, वो करंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं। प्रूफ तो क्या मतलब, बेसिकली ये वेरिफिकेशन है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक वायर कंसीडर कर लूँ विच इज़ कैरिंग ए करंट आई, और यहाँ पर किसी पॉइंट से जाने वाला एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लूँ किसी आर्बिट्रेरी शेप का, मान लीजिए इस तरह का एक लूप मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर बी डॉट डी एल, डी एल वैक्टर और बी वैक्टर में देखेंगे तो बी वैक्टर तो वायर के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर बी इधर आएगा। अगर ये डिस्टेंस आर है तो बी की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर होगी। इस एम्पीरियन लूप पर मैं एक एरो लगा दे रहा हूं, ये एम्पीरियन लूप है। इस पे अगर आप कोई भी छोटा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए DL, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो DL इंटू कॉस थीटा, DL कॉस थीटा, ये वाली जो लेंथ है
ए बी लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू डी एल कॉस थीटा, विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये छोटा सा एंगल अगर डी फाई मान लूँ तो दैट विल बी इक्वल टू आर डी फाई. ए बी विल बी इक्वल टू डी एल कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू आर डी फाई. तो अगर मैं बी डॉट डी एल निकालूँ इसके लिए, छोटे लूप के लिए, बी डॉट डी एल किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ये जो डी एल एलिमेंट लिया है, मान लीजिए मैं इसको ए डैश लिख देता हूँ, तो ए डैश बी के लिए लिख रहा हूँ मैं बी डॉट डी एल. ए डैश बी के लिए बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर इंटू डी एल कॉस थीटा which can be written as r d phi. So this comes out to be mu naught by 2 pi I divided by r into r d phi. r कैंसिल हो जाता है, और अगर मैं पूरे लूप के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं लाइन इंटीग्रल कर दूं, पूरा लूप ले लूं, तो आप देख सकते हैं कि पूरे लूप के लिए ये क्या बन जाएगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन डी फाई, and integration d phi will be equal to 2 pi. So this comes out to be mu naught I upon 2 pi into 2 pi which remains mu naught into I. इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ये कोई बाहर पॉइंट लिया होता, कोई बाहर मैंने वायर लिया होता, तो जिस तरीके से कोई लूप इनसाइड किसी पॉइंट पर 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, एनी क्लोज लूप सबटेंड्स 2 pi angle at inside point and 0 at outside point. तो इस केस में अगर मैं वायर को बाहर ले लेता और उस केस में मैंने लूप कंसीडर किया होता, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में डी एल वैक्टर बी वैक्टर में इंटीग्रेशन डी फाई फॉर द होल लूप कितना हो जाता, 0 हो जाता. तो आप जो लिखते बी डॉट डी एल, इस केस में वो 0 आता फॉर आउटसाइड वायर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनसाइड का लिया था. तो आपने देखा इनसाइड में म्यू नॉट इंटू आई आया, आउटसाइड वाले वायर्स के लिए बी डॉट डी एल क्या हो गया, 0 हो गया. तो नेट बी डॉट डी एल जो होगा वो उसमें केवल किसका कंट्रीब्यूशन रह जाएगा बच्चों, केवल एनक्लोज जो करंट है, अंदर वाले करंट का ही कंट्रीब्यूशन रह जाएगा. आई थिंक ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी. बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज में बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर प्रेजेंट इन स्पेस. डी एल इज स्मॉल एलिमेंट और उसको इंटीग्रेट करना है बी डॉट डी एल इंटू कॉस थीटा को पूरे एम्पीरियन लूप पर. मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है. आगे हम इसके